प्रारंभ करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। इसके इस क्रम में आज चर्चा करेंगे नवपाषाण कालीन मानव जीवन। वास्तव में अभी तक जो मैंने चर्चा की वो सभी मानव जीवन से ही संबद्ध था, किंतु उसे मैंने अलग अलग भागों में करके देखा, अलग अलग क्षेत्रों में करके देखा। अब हम संपूर्णता के साथ देखने की कोशिश करते हैं। नवपाषाण कालीन मुख्य रूप से मनुष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ दो बदलाव आता है। उनकी अर्थव्यवस्था में कृषि कर्म शामिल हो गया। अब खाद्यान्न उत्पादित करने लगे और दूसरा पशुओं को पालने की कला जान गए, उनका उपयोग जान गए, उनकी महत्ता को पहचाने और विभिन्न पशुओं के विभिन्न कार्यों को अपने हित में करना सीख लिए। इन पशुपालन और कृषि दोनों के लिए जो उनके पास टेक्निक थी, जिसे तकनीक कहते हैं, किस तकनीक से करते थे, तो वह केवल ये था कि उनके पास उपकरण जो थे, औजार हथियार जो थे, सब पत्थर के ही थे। इसमें भी पत्थर भी दो तरह के थे। एक तो जो पहले से चले आ रहे थे, जैसे पूर्व पाषाण काल के अस्त्र शस्त्र, मध्य पाषाण काल के अस्त्र शस्त्र, और उसमें जुड़ जाते हैं नए नवपाषाण काल, जिसमें चार्ट, अगेट, चालसेडोनी, जैस्पर जैसे पत्थरों पर बनाए गए छोटे छोटे उपकरण, लघु पाषाण उपकरण, चार्ट, अगेट, चालसेडोनी, जैस्पर, ये पत्थरों के नाम हैं, ध्यान रखना। इन्हीं के ऊपर बना दिया छोटा छोटा उपकरण। और दूसरा जो देखते हैं इस काल में परिवर्तन आते हैं, उस परिवर्तन में पत्थरों को घर्षित करके, पालिश करके, टंकित करके, चिकना बना के अच्छे से उनका उपयोग करना, यह उपयोग करना जान गए, तो इसलिए इस तरह का ये कार्य करने लगे। इससे भी इनको काम करने में आसानी हुई। दूसरी श्रेणी के उपकरण जो नवपाषाण काल में मिलते हैं, वे आग्नेय पत्थरों पर, आग्नेय पत्थर पर बनाए गए। तो इनके पास दोनों तरह से हो गया। कृषि और पशुपालन, इन्हीं दोनों कामों के लिए इस तरह के उपकरणों का खूब प्रयोग किया। अब दोनों काम होने लगे, खेती और पशुपालन, तो स्वाभाविक है खाद्य सामग्री की विविधता में अधिकता आई, उनके टेस्ट में, स्वाद में तरह तरह की चीज़ें बनने लगी और एक जगह स्थायी रूप से रहने के लिए भरपूर मात्रा में खाद्यान्न एकत्र करके रखने की सुविधा हो गई। क्योंकि हम जानते हैं इस काल में मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख लिए। प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले जब देखते हैं तो वो प्रकृति जीवी थे पूरी तरह से। पशुओं को ही खाना, कंदमूल खाना, जंगल में रहना, फलों को एकत्र करना, ये सब खुद भी जंगली रह करके, जंगल की तरह से ही रह करके और उन्हें उपयोग करना था। और समय के हिसाब से वह जैसे मौसम परिवर्तित होता
वैसे वे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, और या फिर कहीं पर उनके जंगल के शिकार या कंदमूल कम हो जाते तो वे वहाँ से हट जाते, और ज़्यादा कम हो जाता कंदमूल शिकार तो उनका जीवन ही इस संकट में आ जाता। तो जितनी भी आखेट और कंदमूल था वो सब उनके भूख शांत करने के साधन थे। नवपाषाण काल में मनुष्य ने जब कृषि और पशुपालन सीखा और प्रकृति से अधिक अधिक उत्पादन करने चालू किया तो इसका एक नया परिणाम सामने आया। उसका भी एक कारण हुआ, वो ये कि जनसंख्या में वृद्धि दो कारणों से। एक तो अब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, दूसरा एक स्थायी जीवन जीने की तरफ अब बढ़ चुके थे। झोपड़ियाँ भी हो गई थी उनमें रहने के लिए, फसलें हैं, जब तक वो फसलें तैयार नहीं होंगी एक जगह रहना है, तैयार हुई दूसरी फसल के आ गया टाइम, उसके लिए रहना है, तो भागने की अब ज़रूरत नहीं है, एक जगह रहेंगे। प्रेम, स्नेह, सौहार्द, मानवता, सब कुछ उसमें, सामाजिक दायित्व सब कुछ चलने लगा। और पशुओं का भी इसी तरह पालन इनका बढ़ा, पशुओं से भी इनका लगाव हुआ। इस काल में बस्तियां पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल इन सब की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई। बहुत अधिक संख्या में ये इनके झोपड़ियाँ मिलने लगी थी हैं, अलग अलग जगहों पे निवास होने लगते हैं, ये दिखाई देने लगता है। खेती का एक और प्रभाव हुआ कि स्थायी रूप से रहने से खेती में भी तरह तरह की खेती और खेती में भी तरह तरह के रिसर्च या नए नए प्रयोग चालू हो गए, और इनसे खाद्यान्न वैरायटी बढ़ी। दूसरा एक और जो परिवर्तन विशेष रूप से आता है, शैल चित्र। खूब अधिक मात्रा में अब शैल चित्र देखने को मिलते हैं गुफाओं में। वास्तव में कलाकृति भूखे पेट संभव नहीं है, पेट भरे होने के बाद ही कलाकृति याद आती है, नृत्य याद आता है, मनोरंजन याद आता है, और तरह तरह की चीज़ें आदमी के दिमाग में आ जाती हैं। अब यह सब प्रारंभ भी हो गया। अब उनके पास शैल चित्र आ गए जिनमें चित्र बनाने लगे, वो ढेर सारे पशुओं के झुंड बनाने लगे, उन्हें घेर कर नदी नालों में या सीमित क्षेत्रों में रहने को विवश करने लगे, जिससे ज़रूरत पड़े तो उनकी आखेट कर ले, और पशुपालन भी हो गया। तो ये एक नया क्रम चल पड़ा। जो बाड़े मिले उत्खनन से पशुओं को पालने के, वह एक बहुत बड़ी बात थी। पशु घास खाते हैं, इनके पालने की प्रक्रिया में घेरे गए पशु को कुछ समय के लिए चारा और पानी उपलब्ध रहा होगा, और वे चारा को प्रयोग भी करते रहे होंगे, काट खिलाते होंगे, डालते होंगे, क्योंकि बाड़ा बना रखा है। और संभव है कि उससे भी जो बाड़े के लिए लाए काट कर पशुओं के अनाज के या कुछ के भी हरी घास, उनसे भी आगे चल कर के नए पौधे उगाए, और अब प्रक्रिया चल गई कि एक नया कृषि का ज्ञान प्रारंभ हो गया।
पहले ये मान रहे थे कि कृषि के साथ मृदभांड कला आरंभ हुआ और खाद्यान्न का उत्पादन किया, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं। कई जगह मृदभांड नहीं भी हैं। गैर मृदभांडीय संस्कृति हम कहते भी हैं, एसेरेमिक नियोलिथिक कल्चर, जो इसके पहले हमने चर्चा की थी वीडियो में, और मृदभांड पूर्व नवपाषाण कालीन संस्कृति प्री पोट्री नियोलिथिक की चर्चा भी मैंने की थी इसके पहले वाले में। तो वैसा भी नहीं है कि एक अनाज को सुरक्षित रखने का इनके पास केवल सिरेमिक या बर्तन के रूप में ही कोई चीज़ था। भारत में अब ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, नवपाषाण काल कैसे चला, अभी पूरा रिसर्च नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ तक रिसर्च हुआ, अभी तक का जो सबसे पुराना क्षेत्र मिला वह है पाकिस्तान में, आजकल हो गया, जो पहले हमारा भारत था, सिंध और बलूचिस्तान का क्षेत्र। और वहाँ पर बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान है, जहाँ 1972 में उत्खनन चालू किया गया और लगभग 8000 ईसा पूर्व के खाद्यान्न के अवशेष दिखाई पड़े। कृषिजन्य गेहूं और जौ की किस्मों को भी पहचाना गया। सामान्य तौर पर आजकल ये मान लिया जाता है कि पश्चिमोत्तर भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति या बस्तियां या जीवन सबसे पहले प्रारंभ हुआ और वो लगभग 8000 ईसा पूर्व समय था। कहीं कहीं 8 से 10 इसे मान सकते हैं, 10,000 ईसा पूर्व तक जा सकते हैं। इसके बाद पश्चिम से पूरब की तरफ संस्कृति बढ़ती है। राजस्थान में इसी समय खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने लगता है। एक झील में निक्षेप के परीक्षण किए गए सीरियल पोलन के, विशेष करके मैं बात करूं पुष्कर के। वहाँ जो कास्ट कोयला मिला, अन्नरज मिले, इनकी तिथि भी लगभग 8वीं शताब्दी सहस्राब्दी यानी लगभग 8000 ईसा पूर्व के निर्धारित की जाती है। कठ कोयले या चारकोल कहें या कठ कोयला कहें, काठ की लकड़ी का कोयला कहें, इनके साथ अनाज का कण मिल जाना ये खाद्यान्न उत्पादन का ही संकेत है। यद्यपि राजस्थान में इस तरह कोई क्षेत्र स्पेसिफाई करके नहीं मिला, हम कह दें कि नहीं निश्चित तौर पे विशेष रूप से ये था, लेकिन फिर भी अगर हम कहें उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी की, तो वहाँ 7000 ईसा पूर्व के लगभग चावल का उत्पादन किया जा रहा था। और आरंभिक पशुपालन से संबंधित पुरास्थलों में हम आदमगढ़ की बात कर सकते हैं, जो होशंगाबाद ज़िले में है, मध्य प्रदेश में, और राजस्थान का अपना भीलवाड़ा ज़िला, वहाँ बागोर क्षेत्र है। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तरह के अवशेष मिलते हैं। इनमें दोनों जगह पर, आदमगढ़ में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और भीलवाड़ा के बागौर में, दोनों जगह पर मानव संस्कृति का कार्बन डेटिंग करके तिथि निर्धारण किया गया। तो लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास आता है। ये मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। और दोनों जगह पर उत्खननों में भेड़ बकरियों के पालने के प्रमाण मिलते हैं। संभव है इनसे खेती के भी साक्ष्य मिल जाएं।
इस तरह से नवपाषाणकालीन मानव की संस्कृति के बारे में बात करते हैं तो उस समय आर्थिक व्यवस्था उस समय की दृष्टि से, तत्कालीन दृष्टि से पूरी तरह से हम देखें कि ठीक नहीं है, फिर भी जो प्रकृति पर निर्भरता थी वह कम होती गई और उससे उन्नत किस्म के उपकरण और मृदभांड बनने लगे और धीरे धीरे खाद्यान्न सामग्री बढ़ी, लोगों का जीवन अच्छा हुआ। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सिंधु सरस्वती नदी में ये सभ्यता सबसे अच्छी रूप से विकसित हुई। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखने की है कि जो दक्षिण भारत की हम नवपाषाणकालीन संस्कृति की बात करते हैं, तो जब उत्तर भारत बहुत समृद्ध था, जब हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, उस काल में नवपाषाणकालीन सभ्यता दिखाई पड़ती है दक्षिण भारत में, लगभग 2500 ईसा पूर्व में, और 1000 ईसा पूर्व तक चलती रही।